दोस्तों 23 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए। ये हमारा 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का ये पार्ट 3 रहने वाला है। इस वीडियो में हम 2 अंक वाले महत्वपूर्ण कवर करने वाले हैं। पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराए हैं। इंपॉर्टेंट आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन ही बता दिए। ओके, ये टॉप 15 क्वेश्चन लगभग बताए हैं, तो जाकर उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपना तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। और 2 में तक हमने दोस्तों क्या है अध्याय 9 तक इंपॉर्टेंट कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम अध्याय 10, 11, 12 और आपका 13 ओके इन अध्यायों के अति महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2 अंक वाले महत्वपूर्ण दिखने वाले हैं। तैयार अच्छे से करते हैं, एकदम सिलेक्टेड देखेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हम कवर करने वाले हैं। तो क्राइजीन क्या है, पहला क्वेश्चन है क्राइजीन क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्राई प्रोटीन अर्थात बीटी विष को कोड करने वाले जीन को क्राइजीन कहा जाता है। यह जीन बैसिलस थुरिंजिसिस नामक विषाणु में पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, 2 नंबर के हिसाब से आंसर दिया हुआ है। क्राइजीन या क्राई प्रोटीन अर्थात बीसी बिट को विष को कोड करने वाले जो जीन को हम क्या क्राइजीन कहते हैं। बीसी बिट को कोड करने वाले जीन को क्राइजीन कहते हैं। जैसे गोल्डन राइस क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ सकता है, तो हो सके आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाए। अच्छे से आपको इसे तैयार करके रखिएगा। तो गोल्डन राइस एक धान की किस्म है, धान के एक प्रकार है, किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। गोल्डन राइस के बारे में पूछा जाए तो बता दें धान की किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी जीएमओ से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका। अब मैं आपको 2 नंबर बता रहा हूं, हो सके ये क्वेश्चन आपका ये टॉपिक 4 नंबर बन जाए। ओके, यहाँ से आपके 4 नंबर क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो टॉपिक बता रहा हूँ अच्छे से आपको दिखते जाइएगा। ओके, या 4 नंबर क्वेश्चन बने तो इस प्रकार से आ सकता है। आपसे एक पूछ लिया जाए अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव की आएगा, निम्न को परिभाषित कीजिए। जीएमओ को परिभाषित करना है और बायोपायरेसी को परिभाषित करिए, इसके क्राइजीन को परिभाषित कीजिए। ऐसे आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे। ओके, तो अच्छे से सभी आपको टॉपिक पढ़ते जाना है। मैंने आपको टॉपिक तैयार होते तो किसी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे 2 नंबर में 4 नंबर में आपसे बन जाएगा। तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव जीएमओ से आप क्या समझते हो, 22 में आ चुका, 20 में है। ओके, तो तैयार करके रखिए क्या है जीएमओ किसी भी प्रकार की जीवधारी जीवाणु पादप कवक जंतु जिनके जीनों को कुछ फेरबदल कर परिवर्तित कर दिया गया हो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, किसी प्रकार का जीव हो, अब वो चाहे जीवाणु हो, आपका पादप हो, कवक हो, जंतु हो, यदि उनके हम जीनों में क्या है फेरबदल कर रहे हैं, जीनों में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। बिल्कुल सिंपल है, किसी प्रकार का जीवधारी चाहे जीवाणु पादप जंतु कवक हो और अगर उनके जीनों में हम क्या कुछ फेरबदल करके उन्हें परिवर्तित कर देते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहलाते हैं। अगर इनमें कोई विजातीय जीन समष्टि कर दिया गया हो तो ऐसे जीएमओ पारजीनी जीव कहलाते हैं। और यदि इसमें कोई विजातीय जीन प्रविष्ट करा दिए, यानी एक आपकी जो जाति है उससे हटकर दूसरी जाति का जीन आप में प्रविष्ट कराया जा रहा है। ओके, दूसरी जाति का जीन प्रविष्ट करा दिया जा रहा है तो कहलाएगा पारजीनी। यानी दूसरों का जीन उसमें डला हुआ है, इसलिए पारजीनी। ओके, जीएमओ पारजीवी जीव कहलाता है। अर्थात पारजीवी जीव भी एक प्रकार का है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी जीएमओ है। तो जीएमओ को फुल फॉर्म है आपका, तो ये याद करके रखिएगा। ऑब्जेक्ट में नॉर्मल आपसे पूछा जा सकता है, जीएमओ को फुल फॉर्म है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आगे नेक्स्ट है हमारा अनुवांशिक रूपांतरित पौधों के अनुप्रयोग कृषि क्षेत्र में जैव तकनीकी अनुप्रयोग। तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधे होते हैं उनका क्या उनके उपयोग होते हैं वो आपको बताना है। तो देख लेते, ये आपका टॉपिक यहाँ समझ गए जी। आपका जीएमओ के बारे में बताया, क्वेश्चन में जीएमओ पूछे जाए तो आपको इतना बता देना। ओके, अब देख ले अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों के क्या लाभ है। आप यहाँ जैसे एक देखे पॉइंट, आपने देखा होगी पहले जो टमाटर थे बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। ओके, जो टमाटर आते थे, लेकिन आज के समय जो बाजार में हमें टमाटर मिलते हैं वो लंबे समय तक ओके अच्छी गर्मियों में रखे रहते हैं, फिर भी ओके एकदम क्या है लाल बने रहते हैं और ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होने लगा है अब, तो क्योंकि फसल कटाई के बाद ऐसा क्या है फसल कटाई के बाद हानि की में कमी अर्थात सेल्फ वैल्यू में वृद्धि, जैसे अधिक सेल्फ वैल्यू वाले टमाटर, ये जो अब टमाटर आ रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है जीएमओ है। ओके, इनमें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित
इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है, इस कारण जो टमाटर होते लंबे समय तक चल पाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जल्दी खराब हो जाते थे तो किसान होता उसका घाटा लग जाता था, लेकिन अब क्या है लंबे समय तक रहते तो आसानी से उनकी बिक्री खत्म हो जाती है और और लंबे समय तक वो टमाटर चलते हैं। तो ये जीवों को कारण हो पा रहा है, उसके मैं आपको उपयोग बता रहा हूँ डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट इसके बाद अगर हमें क्या है किसी पौधे के उसमें विटामिन या कोई विटामिन हो, उसको हमें क्या है बढ़ाना हो, जैसे बेहद गुणवत्ता बड़ा पोषक मानक जैसे विटामिन ए समृद्ध चावल, जैसे विटामिन ए यानी गोल्डन राइस। गोल्डन आपका राइस क्या है, आपका गोल्डन राइस क्या है, GMO आपकी कृषि है। तो अगर हमें क्या है किसी भी फसल में कुछ जो पोषक तत्व वो बढ़ाने हैं, वो हम GMO की कारण सहायता से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मृदा में खनिजों की क्षमता, पूर्ण अवशोषण की क्षमता बढ़ाने के लिए, और प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखा, लवण, अधिक ताप सहने की क्षमता के लिए भी, और पौधों में पीड़क प्रतिरोधक का विकास करने के लिए। जैसे पहले भी क्या है हर बार कीटनाशी छिड़कना पड़ता था फसलों में कि इनमें कीड़े न लग जाएं, लेकिन अब हम क्या करते हैं उसके पौधे में इस प्रकार का सिस्टम कर देते हैं कि वो क्या है अपने आप प्रतिरोधों से क्षमता से अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो ये किसके कारण हो पाता है, ये हो पाता है आपका अनुवांशिक रूप से रूपांतरित इसकी पौधों के कारण, जिससे रासायनिक कीटनाशियों पर निर्भरता नहीं कम हो जाती, मतलब इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा जाती है, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी जाती है, जिससे रासायनिक जो कीटनाशी होती है उनका उपयोग कम हो जाता है, जैसे BT कपास, BT मक्का इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो ये भी आप टॉपिक समझ गए हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, आगे 26 में आ चुका है, रट के रखना है। एक बायोपायरेसी और बायो पेटेंट वाला टॉपिक बहुत हाई इंपॉर्टेंट है, मतलब हाई इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी, बायो पेटेंट एकदम रटा होना चाहिए टॉपिक, और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। तो किसी भी संगठन जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों की वहां की सरकार या उनसे संबंधित व्यक्ति के बिना अधिकृत किए हुए, बिना किसी भुगतान के या कम भुगतान के उसका प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी मतलब चोरी करना, और किसकी चोरी करना, जैव संसाधनों की चोरी करना। जब कोई भी बड़ी कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी क्या करती है, हमारे देश में मान लीजिए आती है, विदेशों से कोई कंपनी आती है, और हमारे एरिया के जो संसाधन है उनका उपयोग करती है, और वहाँ की जो सरकार है उसके बिना पूछे उस जमीन से मान लो खनिज निकाल रही है, तो जमीन का जो मालिक है उसके बिना अनुमति के अगर वो चोरी कर रही है, संसाधन निकाल रही है, तो क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो क्या इसी बार से क्या है लोगों के एरिया, जो गरीब लोगों के एरिया वहाँ पहुँच गई, सीधे उन्होंने संसाधन का खनिजों को निकाला और लेकर चले गए, और बहुत पैसा कमाया, जबकि वहाँ के जो मालिक है, वहाँ का जो एरिया का सरकार है, वहाँ उसे कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो यानी संसाधनों की, जैविक संसाधनों की चोरी हो रही है, जैसे कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, ये जैविक संसाधन है, पेट्रोलियम हो गए, तो इनकी चोरी हो रही है, ये बायोपायरेसी का क्लास ही है। सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि जैविक संसाधनों की अगर चोरी करना उनके बिना सरकार की, वहाँ की बिना पूछे, वहाँ के कम भुगतान किए, बिना भुगतान किए, कम भुगतान किए, और वहाँ के माल को ले जाना वो क्या है, बायोपायरेसी कहलाता है। तो आप समझ गए लिखना किस प्रकार से, ये आपको बस तीन लाइन में आपको ये बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायो पेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है। बायो पेटेंट यानी जैव अधिकार किसे कहते हैं, तो जी आपको इस प्रकार से बायो पेटेंट की यारी तैयार कर लीजिएगा। जो बायो पेटेंट बनाया गया है, ये बायोपायरेसी को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि पेटेंट किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रदान किया गया वह अधिकारी दस्तावेज है जो किसी भी विशेष संस्था या व्यक्ति के एक अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है कि जिसके तहत उस व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है। इस अधिकार के तहत अनेक देशों ने विभिन्न जैविक वस्तुओं व उनके उत्पादों को पेटेंट करा लिया है। इसे ही बायो पेटेंट कहा जाता है। यानी सिंपल है, जैसे विदेशी कंपनी आई भारत में, उसे किसी एरिया में मान लीजिए बिहार में बिहार में उसे एक एरिया मिल जाता है, वहाँ उसे क्या निकालना है, क्यूला निकालना है, क्यूला के वहाँ बहुत ज़्यादा है तो क्यूला वहाँ से निकालना है। क्लियर है। तो अब वो आके क्या करती है, वहाँ की एरिया की सरकार से पूछती है कि हम निकाल सकते हैं, तो सरकार वहाँ कैसे उसे पास बना देती है। समझ लीजिए उसका डॉक्यूमेंट बना दिया कि हाँ, और अनुमति दे दी। अनुमति दी कि यहाँ से क्या है, अब ये क्यूला निकाल सकते हैं। तो हम सरकार से अनुमति लेकर और सरकार की परमिशन लेकर वो काम कर रहे हैं, और उसके बदले सरकार को जो भी पैसा वो भी दे रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा। तो ये भी उसमें अधिकार दिया जाता है कि एक व्यक्ति के हवाले वो एरिया कर दिए गए, तो और कोई दूसरा व्यक्ति फिर वहाँ के और जैविक संसाधन निकाल नहीं सकता है। एक व्यक्ति ने जिसने उसने अधिकार पर प्राप्त कर लिया है, उस पर जिसने अनुमति ले ली है, उसी को निकालने को मिलेगा। तो ये बायो पेटेंट आपका कहलाता है। किसी एरिया पर क्या करना है, जो वहाँ जैविक संसाधन है उस पर ये लोग क्या एक अधिकार सा कर लेते हैं कि बस एरिया में हम ही बस निकाल पाएंगे, हमें क्या सरकार से अनुमति प्राप्त होगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं आ पाएगी। ये कहलाएगी बायो पेटेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओके, बायो पेटेंट से आप समझ रहे हैं किस प्रकार से बायोपैलिस को रोका जा सकता है, इसकी सहायता किस प्रकार से बायोपैलिस को रोक दिया कि पहले इसमें क्या फायदा होता था, बायोपैलिस में हमारे जो जैविक संसाधन वो भी चोरी हो जाते थे और सरकार और उसका जो एरिया के मालिक है उन्हें भी उसका फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन अब बायो पेटेंट होता है तो उससे क्या है, जो सरकार है वो एरिया का मालिक उसे भी आपका प्रॉफिट होता है। ओके, क्योंकि जब बायो पेटेंट कराते हैं तो उसकी जो निश्चित रकम होती है, राशि होती है, वो उससे ले ली जाती है। नेक्स्ट GMO शब्द का विस्तार लिखे फुल फॉर्म बताना है। एक संकर में किस प्रकार प्रभाव भिन्न है, तो GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक संकर से किस प्रकार भिन्न है, तो GMO संकर से भिन्न है क्योंकि संकर में पूरे जीनोम का ही क्रॉस होता है, जबकि GMO में एक जीव में केवल कुछ वांछित विजातियों जीन होती हैं। GMO जीवों के फेरबदल से बनता है, यह जीन स्वयं उसी जीव का हो सकता है या विजातीय का भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ बताने हैं। वही लाभ है जो वही क्वेश्चन है जो भी जस्ट मैंने आपको पहले आपको बताया है। बाकी ये पॉइंट आपको एक बार पढ़ के रखना है। इससे क्या हो जाता है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ होते हैं कि इन फसलों में पूर्व में उपस्थित जीन के व्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। इस साथ ही इसमें फसलों में क्या पोषक तत्व अधिक महत्व अधिक होता है, जैसे मक्का, सोर, फ्लोर, ये टमाटर, ये आपका रैप सीड ऑयल, ये सब आप क्या है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है। ओके, तो इनमें पोषक तत्व भी हमने बढ़ा सकते हैं इसकी सहायता से। इसके साथ ही अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में फसलीय पौधों के वांछनीय फिनोटाइप भी लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका दिया, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको यहाँ तैयार करना रखना है, पारजीनी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा इसका वर्णन कीजिए। तो किसी भी पारजीनी यानी ट्रांसजेनेटिक जीव की तरह यह जीवाणु जिसके अनुवांशिक पदार्थ में कोई विजातीय जीव उपस्थित हो पारजीनी जीवाणु कहलाता है। जीवाणु सीजीरिया कोलाई में मानव इंसुलिन का जीन प्रविष्ट कराकर पारजीनी ई कोलाई बनाए गए हैं, यह ह्यूमन इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय आ जाता है अध्याय 11, जीव और समष्टियां। तो यहां से दोस्तों हम बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन आना एकदम फिक्स रहता है। यहाँ से केवल 2 ही नंबर से अध्याय जीव और समष्टि वाले अध्याय से आपका केवल 2 नंबर का प्रश्न बनता है और यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, इसलिए थोड़ा मैं आपको यहाँ ज्यादा और यहाँ टॉपिक भी थोड़ा आपके शॉर्ट वाले कई सारे हो गए, तो अब मैं 8-10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा आपको फास्ट ही पढ़ लेना है। टॉपिक बता रहा हूँ, हाई चांसेस जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने पूरी बुक ही देख ली उस चैप्टर में यही आपके टॉपिक रहने वाले। 2 नंबर में आएगा तो आपको 2 लाइन सबके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ओके, ज्यादा डिटेल से नहीं, 2 लाइन में अगर आपके बारे हर टॉपिक पता है आराम से यहाँ से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है बायोलॉजी का पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, बायोलॉजी का कोर्स लीजिएगा, प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको बायोलॉजी कोर्स लेना है, जिसमें आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ मटेरियल, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन। और जब दोस्तों आप क्या कोर्स लीजिए तो आपको क्या करना है, कोर्स लेते समय प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको कोर्स लेना है ऐप से। ओके, बायोलॉजी 70 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, बायोलॉजी कोर्स लेते समय 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही फीस बहुत कम है। ओके, और नाम आपकी और जैसे ही आप एक बायोलॉजी 70 कूपन कोड अप्लाई करेंगे 100 रुपये का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो नाम आपकी फीस में कंप्लीट दोस्तों आपको क्या है मटेरियल मिल जाएगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे कम समय होने के बावजूद भी और रिवीजन भी कर पाएंगे। देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो हमारा पहला सहभोजिता और सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले दोस्तों आपको सहभोजिता आप क्या है और सहोपकारिता क्या है वो आपको तैयार करके रखना है। सहभोजिता कैसे कहते हैं उसका उदाहरण, सहोपकारिता कैसे कहते हैं उसका उदाहरण, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर में अलग से भी कवर करा दूंगा। इसके साथ ही सहभोजिता सहोपकारिता में अंतर आपको तैयार करके रखना है। थोड़ा समझिएगा, बहुत ज्यादा यहाँ जितने भी टॉपिक है बहुत सिंपल है, बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तो आप मेरे अनुसार आप सुन भी लेते हैं अच्छे से तो आपको तैयार हो जाएगा, इतना ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो सहभोजिता, ओके, इसमें 2 भिन्न जातियों के जीव साथ रहते हैं लेकिन उनके बीच कोई शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता। 2 जीव हैं साथ रह रहे हैं लेकिन आपस में मिलन नहीं हो रहा। ओके, ये समझ लीजिए आप। ओके, और सहोपकारिता में इसमें 2 जीव साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, यानी संपूर्ण जीवन अपना एक साथ क्या है व्यतीत करते हैं, जबकि सहोपकारिता में 2 जीव रहते हैं साथ साथ रहते हैं लेकिन कोई शरीर का क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है सहभोजिता में, इसमें एक जीव को लाभ तथा दोनों में से किसी को हानि नहीं होती है। यानी सहभोजिता में क्या होता है, 2 व्यक्ति हैं, ओके, दो लोग हैं, 2 लोग में से 2 जीव हैं, 2 जीव में से क्या होगा, ये एक का तो लाभ होगा लेकिन ना ही दूसरे को लाभ होगा ना ही हानि होगी। यहाँ हानि का प्रश्न नहीं उठता है, एक को लाभ हो जाएगा दूसरे को लाभ ना होगा ना ही हानि होगी, ये रहता है। ओके, जबकि इसमें क्या होता है सहोपकारिता, इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, इसमें किसी को हानि नहीं होती, जो 2 जीव हैं दोनों को ही लाभ प्राप्त होगा।
अब अभी आपको और अच्छे से में आ जाए तो मैं आपको उदाहरण समझा देता हूं, उदाहरण सुन लीजिएगा और यहीं से आपको टॉपिक भी तैयार होते जा रहा है। इस सहभोजिता में मैंने क्या बताया आपको कि दो जीव होते हैं, दो में से किसी एक को लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेड़ होता है, पेड़ में आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है वो क्या अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया अपना क्या घोंसला बना, ये पेड़ हो गया आपका इस प्रकार से, ओके। तो चिड़िया ने क्या है उसके तने में क्या घोंसला बना लिया है। अब घोंसला बना दिया, उसका आवास हो गया, उसका घर हो गया चिड़िया का। फायदा किसे मिला, लाभ किसे मिला, चिड़िया को मिला। चिड़िया को लाभ मिला कि उसका घर मिल गया। इसको पेड़ को क्या हुआ, पेड़ को ना ही इससे लाभ हो गया ना ही उससे कुछ हानि होगी, ओके। इससे कुछ पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होगा आपका सहभोजिता का उदाहरण। क्लियर है। इसी प्रकार से जो बंदर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो पेड़ को अपना सहारा बना लेते हैं, पेड़ में रहा करते हैं, उससे पेड़ को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो ये है सहभोजिता का उदाहरण। एक को फायदा मिला, ना ही दूसरे को यहाँ लाभ मिला, ना ही दूसरे ना हानि हो रही, ओके। और सहकारिता में क्या है, दोनों जीव को लाभ होता है। जिसमें सबसे आपको याद रखना है, सहकारिता का उदाहरण पूछा जाए तो सहकारिता का आपका उदाहरण हो जाएगा लाइकेन। सहकार का उदाहरण है लाइकेन। अब लाइकेन दोस्तों मिलकर जो आपका बनता है, लाइकेन किससे मिलकर बनता है, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल को हम कहते हैं लाइकेन। कवक और शैवाल जो मिलकर बनता है वो लाइकेन हमारा कहलाता है। लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से मिलकर। ऐसे समझिएगा, ये हमारा हो जाता है, ये हो जाता है इस प्रकार से, ये निकला है शैवाल और ये है नीचे है कवक। ये नीचे बैठा हुआ जमीन में कवक, ओके, और ये है शैवाल। इसमें क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब सूरज की रोशनी क्या है शैवाल में पड़ी तो शैवाल ने भोजन बनाया, भोजन अपना बनाया, ओके, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाया अपना। तो जो कवक होता है, कवक अपना भोजन नहीं बना पाता, तो ये तो अगर भोजन नहीं बना पाता तो ये तो भूखा निपट जाएगा, ओके। तो शैवाल क्या करता है कि तो शैवाल कहता है, ओके, कवक से कि भोजन नहीं बना पा रहे हो, मुझसे ले लो भोजन, थोड़ा बहुत क्या अपना भोजन इससे भी देते भैया, ओके। 2 रोटी इसके लिए भी स्पेशल बना देता है, सुबह शाम तुम्हारा भी काम चल जाएगा। क्लियर है। अब इसके लिए इसके बदले क्या करता है, जो कवक होता है, कवक कहता है कि अगर तुम मुझे क्या है रोटी पानी दे रहे हो कि मेरा भोजन चल रहा है तुम्हारे कारण शैवाल का, तो ये क्या करता है जमीन से, जमीन में है ये, तो जमीन से लवण जो खनिज पदार्थ है, ओके, तो वो क्या किसको देता है, शैवाल को देता है। उसकी वृद्धि के लिए सहायक होता है लवण खनिज पदार्थ। तो ये जमीन से खींचकर, तो जमीन से खींचकर ये किसको दे देता है, शैवाल को देता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शैवाल कवक की मदद कर रहा है, कवक शैवाल की मदद कर रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे को यहाँ दोनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका किसका उदाहरण, सहकारिता का उदाहरण। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि समष्टि किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नियत समय में होने वाले एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो समान संसाधनों का उपयोग या उनके लिए प्रतिस्पर्धा करती है, समष्टि कहलाती है। यानी समष्टि का मतलब है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, ओके, एक नियत समय में रहने वाले, एक ही समय में रहने वाले जो जीवों के हैं, जो जीव है जो क्या है एक ही टाइप के संसाधनों का प्रयोग करते हैं और उन संसाधनों की आपस में ही लड़ाई करते हैं, वो समष्टि कहलाते हैं। जैसे समष्टि में मृत्यु दर और जन्म दर क्या है, तो मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, इकाई समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर इकाई समय में समष्टि में मरने वाले जीवों की औसत संख्या मृत्यु दर कहते हैं। किसी भी समष्टि की संख्या का निर्धारण करने वाली प्रमुख कारक है। अब देखिए हमने देखिए आपको मैंने जन्म दर बता दिया, मृत्यु दर बढ़ा दी, आपने पढ़ा और आप समझ गए होंगे, तैयार कर लिया होगा। अब पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से नहीं लिखा रहेगा जन्म समष्टि के मृत्यु दर और जन्म दर को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन पेपर में आएगा किसी समष्टि को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक को समझाइए। अब आप कहेंगे भैया अनुराग भैया ने तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया, ओके, ये समष्टि की निर्धारित करने वाले कारक ही नहीं बताए हैं। तो जब आपको ये क्लियर रखना है कि किसी भी समष्टि को निर्धारित करने वाले जो कारक है वो जन्म दर है, मृत्यु दर है। जब आपसे कुछ प्रकार से क्वेश्चन पूछे आए तो जन्म दर मृत्यु दर को आपको परिभाषा ही लिखकर आ जाना है। क्लियर है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है सहकारिता को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैंने आपको सहकारिता को समझा दिया है, ओके। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों साझेदारी जीव लाभान्वित होते हैं, यानी 2 जीव हैं, दोनों को इसमें लाभ प्राप्त होता है तथा भोज्य पदार्थ की साझेदारी हो रही है। अभी देखा हमने आपको ये उदाहरण में समझाया है, ओके। लाइकेन के शैवाल और कवक मिलकर बनता है, 2 जीव जिसमें क्या है शैवाल और कवक है और दोनों ही एक दूसरे को क्या है भोजन की साझेदारी कर रहे हैं। तो ये सहकारिता कहलाती है। कवक और शैवाल की साझेदारी से बना लाइकेन उच्च पादपों की जड़ व कवक से बना कवक मूल, ओके। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन मैंने आपको याद रखना है कवक और शैवाल की साझेदारी से बना लाइकेन किस प्रकार से एक दूसरे की मदद करता है वो मैंने आपको समझा दिया है। और सहकारिता का उदाहरण है आपका लाइकेन, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। अब देखिए जनसंख्या घनत्व को दोस्तों आबादी घनत्व भी कहा जाता है। तो आबादी और जनसंख्या की बात रहने वाली, क्योंकि 2024 की एमपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो लिखा था आबादी घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो आबादी घनत्व कहा जाए या जनसंख्या घनत्व कहा जाए, एक ही बात रहने वाली है। तो एक इकाई क्षेत्र में या आयतन में किसी जाति के कितने जीव रहते हैं उसे समष्टि का घनत्व कहते हैं। अर्थात इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव संख्या को जनसंख्या घनत्व जनसंख्या या आबादी घनत्व कहा जाता है। क्लियर है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है सहभोजिता। देखिए सहभोजिता देख रहे, इससे भी मैंने आपको पहले अंतर में समझा दिया है कि 2 भिन्न प्रजातियों के जीव
के बीच पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है तथा दूसरे साझेदार को ना कोई लाभ होता है ना हानि होती है, सहभोजिता कहलाती है। क्या बताया जा रहा है कि दो जीवों की पारस्परिक क्रिया जिसमें एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है, एक जीव को लाभ हो रहा है, जबकि दूसरे जो साझेदार है उसको ना लाभ हो रहा ना हानि होती है, सहभोजिता कहलाती है। लाभान्वित होने वाले जीव प्राय आकार में छोटे होते हैं, जिसका लाभ प्राप्त होता है छोटों को ही लाभ प्राप्त होता है, छोटे जो होते हैं उन्हें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया गिलहरी, बंदर, चिड़िया, सर्प, कीट, ये सब अपने आवास और प्रजनन के लिए वृक्षों और अन्य पादपों का सहारा लेते हैं। तो ओके, तो इस प्रकार से तो यहाँ फायदा किसको होता है, जो गिलहरी, बंदर, कीड़े मकोड़े हैं, ओके, उन्हें फायदा होता है, लेकिन जो हमारा जो पेड़ पौधे पेड़ पे है, ओके, उससे कुछ ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारा परजीविता और सहजीविता में अंतर, ये भी हमारा सिंपल है, तैयार करके रखिएगा। अब आपके एग्जाम में जैसे मैंने आपको परजीविता सहजीविता बता दिया है, तो परजीविता को क्या है परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। सहजीविता क्या है, ओके, इसको आपको क्या है परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो इस पर अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो अलग से भी बता दूंगा, बाकी यहीं से आपको तैयार कर लेना है। परजीविता, परजीविता, पर यानी दूसरा, जीवित यानी जीवित रहना, दूसरों के सहारे अगर हम जीवन यापन कर रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, परजीविता कहलाएंगे। सहजीविता, से यानी साथ, साथ में अगर हम जीवन यापन कर रहे हैं, ओके, तो कहलाएगा सहजीविता। परजीविता को इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं एग्जाम की और आप पेपर में जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारे आगे वाला व्यक्ति है, बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा होशियार है। जो हमारे आगे बेंच में लड़का बैठा हुआ होशियार है, वो हमें कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव बता देगा, कुछ क्वेश्चन बताएगा, हम पास हो जाएंगे, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं, दूसरे व्यक्ति पर निर्भर, इसलिए आप क्या कहलाएंगे, यहाँ परजीवी कहलाएंगे। सहजीवी किस प्रकार से कि दो मित्र हैं आपस में, दो लड़के हैं आपस में, वो आपस में अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं और पूरा दोनों मिलकर एक साथ टॉपर बनते हैं। तो ये क्या है, सहजीविता, दोनों ने साथ मिलकर क्या है, दोनों ऊंचाइयों को प्राप्त किया, तो ये सहजीवी हो गए इस बार। तो बिल्कुल यही आपका बात यहाँ रहने वाली है कि इसमें एक छोटा आकार का जीव जिसे परजीवी कहते हैं, एक बड़े आकार के जीव में परपोषी कहते हैं, वे उसे भोजन प्राप्त करता है। एक छोटे आकार का जीव बड़े आकार के जीव से क्या है पोषण प्राप्त करता है, इसलिए परजीवी कहलाता है। सहजीविता में इसमें दो जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है, किसी को भी हानि नहीं होती है। फिर यह नकारात्मक अन्योन्य क्रिया है, अगर आप क्या है एक दूसरे पर निर्भर है तो क्या गलती काम है, बेकार काम है, नकारात्मक चीज है, इसलिए एक नकारात्मक अन्योन्य क्रिया है, जबकि सहजीविता एक सकारात्मक अन्योन्य क्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, छद्मावरण को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। बोर्ड एग्जाम 24 में आपका क्वेश्चन आ चुका है छद्मावरण। तो छद्मावरण अपने रंग को परिवर्तित करने की वह रक्षात्मक प्रक्रिया जिसे कोई जीव अपने भक्षक जीव से अपनी रक्षा के लिए अपनाता है। यह रंग पैटर्न जीव के वातावरण के मिलता जुलता होता है। इन छद्मावरण आप जैसे ग्रेड करके देखिए, ग्रेड अगर क्या है, जैसे हरे रंग की झाड़ियों में जा रहा हरा रंग हो जाएगा, ओके, पीले रंग की झाड़ियों में जा रहा पीला देखेगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा इसमें ग्रेड कहाँ है, दूर से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो ग्रेड क्या काम कर रहा है, ये छद्मावरण कर रहा है कि अपने रंग को परिवर्तित करके अपनी रक्षा कर रहा है, ओके, कि लोगों को पता ना चले, जैसे हरे रंग है और इसी बीच में ग्रेड बैठा हुआ, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ ग्रेड बैठा हुआ है, ओके, तो आप उसे कहीं पत्थर ही नहीं मारेंगे, ओके, आप देख लीजिए ग्रेड देखा तो आप पत्थर मारने लगे, ओके, इस प्रकार से। तो वो अपनी इस प्रकार से रंग बदल के रक्षा कर लेता है, यही है आपका छद्मावरण। लिखना किस प्रकार से, वो आपका दिया हुआ है कि अपने रंग को परिवर्तित करके रक्षात्मक प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने भक्षक जीव से अपनी रक्षा करता है। यह रंग पैटर्न जीव के वातावरण से मिलता जुलता होता है कि शिकारी उसके लिए पहचान करना मुश्किल हो जाए। कीट और मेढक के लिए ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं। जैसे समष्टि और समुदाय में अंतर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट, आपके सभी ये इंपॉर्टेंट है, ओके, और सिंपल भी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे पढ़ते जा रहे सुनते जा रहे मेरे साथ, आसानी आप क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, एकदम बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। समष्टि क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक समय में जो एक ही जाति के समूह को हम क्या समष्टि कहते हैं, जबकि समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों का समूह समुदाय कहलाता है। समष्टि अंतरजातीय संघर्ष होता है, जबकि समुदाय में अंतरजातीय संघर्ष होता है। इसमें समष्टि संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को प्रभावित नहीं करती, जबकि समुदाय को संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को क्या प्रभावित होता है। समष्टि किस प्रकार से नहीं करती है, ये छोटा सा एरिया, जबकि समुदाय का एक बड़ा एरिया होता है, इसलिए ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरुविद्ध पौधों में पाए जाने वाले अकार्य अनुकूलन को आपको लिखना। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि प्रीवियस में पहले कई ओके आज से मतलब 7-8 साल पहले क्वेश्चन आया था, कि फिर नहीं देखने को मिला है, तो पढ़ के आपको नॉर्मल रखना, सिंपल है। मरुविद्ध पौधे यानी समझ लीजिए रेगिस्तान पौधे पाए जा रहे हैं, तो उनमें अकार्य अनुकूलन क्या क्या होता है कि मरुविद्ध पौधे की जो जड़ें होती है लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, क्योंकि मरुस्थल में है भैया पानी की कमी है, तो मरुविद्ध पौधे से आपको याद रखिए मरुस्थल वाले पौधे, मरुविद्ध पौधे से याद रखना मरुस्थल वाले पौधे, तो आसानी से आप इनको ये पॉइंट याद कर पाएंगे। तो मरुविद्ध पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलेगा, पानी उन्हें
चाहिए तो उन्हें क्या है, जड़ें हैं उनकी लंबी नीचे तक गहराइयों तक जाएंगी जमीन की, तभी उन्हें पानी मिल पाएगा। तना मासल और पत्ती नुमा होता है, जो तना होता है वो पत्ती नुमा मासल होता है। पत्ती कांटे में बदली रहती है, जैसे आपका कैक्टस का देखा होगा जो पौधा होता है, तो उसमें जो क्या है पत्ती होती कांटे के रूप में बदली होती है, ताकि उनकी जो है अगर पत्ती बहुत छोटी है कांटे के रूप में है तो जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो कम होगी, और जिससे क्या है वो जो पेड़ है कम पानी में भी क्या है सर्वाइव कर जाएगा। तो पत्तियों की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, तने के ऊपर रोम पाए जाते हैं। तो ये रहने वाला तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोसिया और जीरोसिया में अंतर आपको एक बार पढ़ लेना। हाइड्रोसिया यानी हाइड्रेट, हाइड्रोसिया यानी हाइड्रेट यानी इसमें जल होगा, तो जल में होने वाला जो अनुकरण होता है उसे हाइड्रोसिया कहते हैं, और मरुभूमि में होने वाला जो अनुक्रम उसे क्या है जीरोसिया कहते हैं। हाइड्रोसिया में परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्रता से होता है, जीरोसिया में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी से गति से होता है। हाइड्रोसिया में जलीय पौधे बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोसिया में क्या है जल में होने वाला अनुक्रम है तो जलीय पौधे बनते हैं, जबकि जीरोसिया में मरुस्थलीय पौधे बनते हैं। उदाहरण के लिए झील परितंत्र का जो विकास हो रहा है वो हाइड्रोसिया है, लेकिन मरुस्थल में जो मरुभूमि में झाड़ियों का विकास है वो क्या है जीरोसिया है। बिल्कुल सिंपल है। परजीविका को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। समझा चुका हूँ पहले ही अंतर में, सहजीविता और आपका परजीविता में अंतर समझा था। तो परजीविता को परिभाषित करना है तो जो जीव के बीच ऐसी परस्पर क्रिया जिसमें एक जीव जो एक छोटा जीव होता है दूसरे जीव जो पोषी जीव होता है उससे पोषण प्राप्त करता है, परजीविता कहलाता है। स्पष्ट है कि परजीवी में एक जीव लाभान्वित होता है तथा दूसरे को हानि पहुंचती है। अब उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। नजदीक अमरवेल का जो पैदा है ये क्या है आपके परजीविता का उदाहरण है। जैसे अंतर जातीय स्पर्धा को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्या है? दो भिन्न जीव प्रजातियों के जीवों के बीच संसाधनों जैसे जल, खनिज, प्रकाश, स्थान आदि को लेकर होने वाली स्पर्धा अंतरजातीय स्पर्धा कहलाती है। दो भिन्न जीव प्रजातियां जिनके बीच जब संसाधनों जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, प्रकाश हो गया, स्थान हो गया, ऐसा लड़ाई क्यों होती है? अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्यों होती है? क्योंकि देखिए एरिया भी निश्चित है और वहां पाए जाने वाले संसाधन भी निश्चित है। एरिया भी निश्चित है, ओके फिक्स है, और जो वहां के पाए जाने वाले संसाधन वो भी फिक्स है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ओके जनता बहुत ज्यादा है और संसाधन सीमित है। जब संसाधन सीमित हो जाए, उनको करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए तो क्या प्रतिस्पर्धा होना आम बात होती है। ओके उदाहरण के लिए हम बात करें तो खरपतवार और फसली पौधे में होने वाली जो प्रतिस्पर्धा है क्या होता है कि आपने देखा जो फसल होती है, जहाँ हमने क्या है ये खेत है, क्योंकि ये हमारा खेत है जैसे, तो यहाँ हमने क्या है यहाँ बीज डाले हैं गेहूं के, तो गेहूं के पेड़ तो आएंगे ही, इसके साथ ही बगल बगल में क्या है कुछ आपने झाड़ियां देखी होगी, जिस झाड़ियां उगाती हैं, ओके झाड़ियां उगाती हैं वो कहलाती हैं आपकी खरपतवार। यानी मेन जो हमने पौधा बोया है वो तो उगा है, उसके साथ ही अन्य पौधे भी उगाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन क्या होता है जो जमीन में जो खनिज पदार्थ है, ओके जो पोषक तत्व वो तो सीमित है। तो ये गेहूं का जो पौधा है जो हमारा मेन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ये तो खनिज पदार्थ खींचेगा ही, इस साथ जो खरपतवार है जिसका हमें जरूरत नहीं है ये भी क्या है उसके पोषक तत्व खींचने लगता है। तो यानी जो गेहूं के पौधे में और आपके जो खरपतवार है दोनों में लड़ाई होती है खनिज के लिए। ओके ये अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। ओके तो वही यहाँ बातें बताई जा रही हैं, तो इसे तैयार करके रखिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सबसे लास्ट अध्याय है जैव विविधता और संरक्षण वाला। यहाँ से हम बात करें तो स्वास्थ्य संरक्षण और बाह्य स्थानीय वाले संरक्षण इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। इसमें हम बात करें तो बाह्य स्थानीय संरक्षण की परिभाषा उदाहरण आपका आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में भी आया है, तो हो सकता है स्वास्थ्य संरक्षण आपसे पूछ लिया जाए या फिर अंतर आपका आ सकता है, क्योंकि अंतर नहीं पूछा गया जबकि इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना है स्वास्थ्य संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके और इन दोनों में अंतर आपको तैयार कर लेना है। मैं इनका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, सिंपल आप रहने, मैंने आपको 7 पॉइंट में अंतर बताया है, कोई भी आपको है 2 से 3 आपको याद करके रखिएगा। ओके इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से जैव विविधता हॉटस्पॉट को संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है ये आपको तैयार करके रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिटेल से यहाँ इस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको 3 से 4 लाइन में इसको है जैव विविधता हॉटस्पॉट टॉपिक को भी क्लियर करके आपको रखना है, तो यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने 2 अंक की वाली अति महत्व ये कंप्लीट कर ली है। अगर दोस्तों वीडियो से भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।